प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। हम लोग पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का परिचय जान चुके हैं। उस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है, समझ लिया है, तो समझ लीजिए कि 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएंगे उससे 2 से 3 प्रश्न। अब चलिए शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। अब जो सबसे पहली बात आपको पढ़नी है वो पढ़नी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, ध्यान से सुन लीजिए। ये कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं और वो किसी क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब किसी भी भाज्य संख्या के आप गुणनखंड करेंगे तो मान लो किसी संख्या को आपने 2 से काटा, 3 से काटा, कोई 3 से पहले काट सकता है, बाद में 2 से काट सकता है, तो ये मतलब है कि गुणनखंड तो वही रहेंगे कि क्रम उनका बदल सकता है, इसका ये मतलब है। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब इसी आधारभूत प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 लगाएंगे। प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल जो है हम लोगों का वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं दी गई हैं, उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहली संख्या आपको 140 दी गई। कौन सी संख्या है आपकी? 140। अब 140 को आपको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। सबसे पहले ये समझिए कि कोई संख्या दी हो तो आप यही नहीं जान पाते हैं कि 2 से कटेगी कि 3 से कटेगी। उसके लिए विभाज्यता के नियम कक्षा 8 में पढ़ाए गए आपको, लेकिन वो आपने ध्यान से पढ़े नहीं हैं। यहाँ देखो नीचे अगर 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के अंक में जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहाँ 2 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या लिखी हो तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसमें लिखा है 0 तो 2 से कट जाएगी। 2 सत्ते 14, फिर 0 लिखा है तो फिर 2 से कटेगी। 2 तिया 6, 3 बार 6 आया, 1 बचा। अब 1 का उतारा और 0, 2 पंचे 10। अब आपको मालूम है 35 तो 5 के पहाड़े में आता है, 5 सत्ते 35 और 7 केवल 7 के पहाड़े में आता है, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड जो हो गए वो क्या हो गए, 2 बार 2 आया, 1 बार 5 आया और 1 बार 7 आया। तो जब कोई संख्या जितनी बार रिपीट होती है उसको हम 1 बार लिख के उसकी घात उतनी लगा देते हैं। 2 बार लिखा है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। बस यही हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया आपका आंसर। दूसरी संख्या हमारी 156। फिर हमने देख लिया इकाई का अंक 6 है, यानी कि 2 से कट जाएगी। 2 सत्ते 14, 1 बचा और 6 का उतारा लिया, 2 अट्ठे 16, नीचे 8 है, फिर 2 से कटेगा। 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 नेम 18। अब जब 2 से कटने के बाद 3 से काटने वाली संख्या देखनी हो तो जिन अंकों से संख्या बनी है उसको जोड़ देते हैं। 9 और 3 जोड़ेंगे तो 9 3 कितने हो जाएंगे, 12, और 12 3 के पहाड़े में आते हैं, तो इसलिए ये 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ 13 को छोड़ के, क्योंकि 13 अभाज्य है। तो 156 के आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो फिर 2 बार आ गया तो 2 गुणे 2, 2 की पावर 2 लिख दिया और गुणे 3 लिख दिया, फिर 13 लिख दिया। यही आपका आंसर हो गया। अब ये पार्ट जो दिया है ये आपके लिए है, ये आप करके बताएंगे, और ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको। 5005 ये थोड़ा कठिन सवाल है और ये पूछ भी दिया जाता है, कठिन कुछ नहीं है। अब जब इकाई के अंक में 5 हो या 0 हो तो समझ लीजिए केवल 5 से कटेगी संख्या। 5 एकम 5, फिर 0 ऐसे ही आ जाएगा, 0 वैसे ही आएगा, 5 एकम 5। अब 5 से कटी तो इसके आगे ही कटेगी संख्या। तो 2 3 से कटी नहीं तो ना तो 6 से कटेगी, तो इसका मतलब अब 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, इसके 3 बचे, 0 उतारा लेके आ गया तो 30 हो गया। 7 चक्कू 28, 2 बच गया, 1 उतारा लेके आ गया
तो 7 तिया 21। अब 7 से कट चुका है तो 7 से पीछे वाली किसी संख्या से कटना नहीं है इसको। 3 से कटा नहीं तो 9 से नहीं कटना है, 2 से कटा नहीं तो 8 से भी नहीं कटना है, तो उसके बाद 10 से भी नहीं कटना है तो 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, तो यहाँ 3 बच गए, 3 और ये उतारा ले लिया, 11 तिया 33 हो गया। 13 किसी से कटता नहीं है, ये हम बता चुके हैं आपको। 13 एकम 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, अब आप बताइए। अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन ये गुणनखंडों का क्रम अलग हो सकता है। कोई 11 से काट दे पहले या 7 से काट दे, तो ये हो सकता है बस। अब ये 5वां प्रश्न है, तो ये देखिए हमने आपको बताया है कि नीचे का अंक देखेंगे, अगर सम है तो 2 से कटेगा, जोड़ के देखेंगे 7 4 11 2 13 9 22। अगर वो जोड़ पूरा 3 के पहाड़े में आता है तो समझ लीजिए कि 3 से कटेगी, तो 22 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 4 से भी नहीं कटेगी, नीचे 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से कटेगी नहीं, 7 से कटेगी नहीं, 8 से कटेगी नहीं, 3 से नहीं कटी तो 9 से नहीं कटेगी, 10 से नहीं कटेगी, तो ये किससे कटेगी। अब आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। 11 से और देखें, 11 से अगर ये इनको जोड़ें और इनको जोड़ें एक एक अंक छोड़ के, तो उनका अंतर 0 अगर 11 होता तो 11 से कटेगी। तो 13 से फिर देखेंगे, और नहीं तो फिर 17 से देखेंगे, तो ये 17 से कटेगी संख्या। किससे कटेगी, 17 से। 17 का पहाड़ा पढ़ो 74 के पास आए, 17 चक्कू 68 होता है, और 6 68 में 6 जोड़ेंगे तब 74 होगा, तो 6 बचे और 2 का उतारा तो 62 होगा। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 तिया 51। अब 62 कितने के बाद 62 हुआ जाके 51, और कितने जोड़ें कि 62 हो जाए 11, तो 119 हो गया। 17 सत्ते 119। इस प्रकार से ये 17 से कटा जाके। अब ये संख्या 17 से नहीं कट रही है, तो उसके आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 19। उससे देखते हैं काट के, 19 से कटेगी। 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 दूना 38, 38 और 5 43 हो जाएगा, 19 तिया 57। अब 23 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से कटेगी, 23 से कम 23, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणे 19 गुणे 23। दूसरा हमारा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहला सवाल है दूसरा का, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा है, तो 26 के आप अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 2 से काट देंगे, तो 13 दूनी 26 होता है, इतना तो कर ही पाएंगे। इस तरह से ऊपर जैसे बताया। 91 कौन से पहाड़े में आता है, 13 सत्ते 91, छोटी संख्या पहले लिख दे, बड़ी संख्या बाद में लिख दें। तो अगर हम इसका एचसीएफ पूछें आपसे, तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन गुणनखंड, जो दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उनका गुणनफल ही एचसीएफ होता है। यहाँ केवल एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है तो 13 हो गया। और एलसीएम जब हम ज्ञात करते हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को लिख लेते हैं, उसके बाद जो बची संख्याएं हैं उनको भी लिख लेते हैं। 13 सत्ते 91 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 182। तो ये हमारा दोनों चीज़ें ज्ञात हो गई, एचसीएफ और एलसीएम। अब हम देखते हैं इधर कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल करें, दो संख्याओं का गुणनफल अगर हम करेंगे तो संख्याएं कौन थी हमारे पास, 26 थी और 91 थी। इनका गुणा कर लीजिए, तो थोड़े गुणा कैसे करोगे, 26 का पहाड़ा आपको नहीं मालूम है तो इसे 2 गुणे 13 लिख दीजिए, 91 लिख दीजिए। अब 2 गुणे 91 आपको मालूम है 182 होता, अभी किया, और 13
13 का गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 10 हासिल हुआ, 13 एकम 13 और 10 23। इसी प्रकार से एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लीजिए। एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13। अभी 182 13 का गुणा किया 2366, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार से ये सूत्र भी एक तरह का बन गया आपका। ये भी याद रखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ। उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के गुणा कर दें तब भी उतना ही आएगा जितना कि उन संख्याओं का गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये एक सूत्र बन गया है और इसको याद रखेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं और नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन छोड़ के मत जाइए। मैं बता रहा हूँ, समझ में ज़रूर आ रहा होगा क्योंकि मैं एक एक बात बता रहा हूँ आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। दूसरे का दूसरा पार्ट है 510 और 92। तो 510 के भी आप गुणनखंड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए। 51 दसावन 510 हो जाएगा। अब 17 तिया 51 होता है, 17 गुणे 3 और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 5। तो इस तरह से आपको मिल गए। पहले छोटा सबसे लिख लीजिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये लो हो गया डायरेक्ट गुणनखंड। 92 का गुणनखंड कर दीजिए। 2 से अगर काटेंगे तो 2 चाकू 8 आएगा और 2 छंग 12 आएगा, मतलब ये हो गया। और फिर अगर 2 से इसको काटेंगे तो 23 दूना 46 होता है। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब बस आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ 2 कामन मिल रहा है, 2 कामन मिल रहा है एक बार, 3 एक बार मिल रहा है, यहाँ 3 नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो 2 कामन मिला है उसको लिख लीजिए, फिर 3 भी लिख दीजिए, 5 भी लिख दीजिए, 17 लिख दीजिए, और ये 2 और 23 जो बचे हैं इनको भी लिख लीजिए। ये हो गया आपका एलसीएम। इनका गुणा कर लेंगे, पहले इनका गुणा कर लेना, 5 दूनी 10, तो ये सब आ जाएगा 23,460। 23 दूनी 46 कर लेना, ये दशावन हो गया, 17 तिया 51 कर देना। बस ऐसे गुणा कर लेना इनका। दूसरा का तीसरा पार्ट, 2 संख्याएं दी गई हैं 336 और 54। तो 336 के आप फैक्टर कर लीजिए और 54 के फैक्टर कर लीजिए। यहाँ मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ एचसीएफ निकालने का। बड़ी संख्या से छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दीजिए। तो देखो ये 336 है, ये 54 है। 50 छक्का 300 होता है, तो 6 का 4 में गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा, तो 324। 6 बार गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 624। कितना बचा, 2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। जो शेष बच जाए, पहली संख्या जिससे हमने भाग दिया था शेष का भाग उसमें दे दीजिए। 12 चक्कू 48 हो गया। 48 के बाद देख लीजिए कितना बचेगा, 6। अब 6 का भाग किस में देंगे, 12 में। 6 दूनी 12, पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, जिससे कैंसिल हो वही संख्या एचसीएफ हो गई। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 6। अब एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है तो एलसीएम के लिए गुणनखंड विधि कर सकते हैं। वैसे ही 336 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काट देंगे तो 2, अब 2 से काटेंगे 2 एकम 2 आएगा। अब फिर 1 बचा तो 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 1 बचेगा, फिर 2 अट्ठे 16। फिर इसको काट देंगे 2 से तो 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8 आ जाएगा। अब इतना तो आपको मालूम है, 2 2 बार हो गया। अब 12 सत्ते 84 होता है, तो 12 के गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12 और 7 84। तो ये हो गया।
यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के गुणनखंड कर लें तो पता है 9 छक्का 54 होता है, या 27 दूनी 54, तो 2 पहले लिख लें और 27 3 का क्यूब होता है, यानी कि 2 गुणे 3 का क्यूब ये हो गया। तो एलसीएम क्या होगा, जो कामन गुणनखंड है उनकी बड़ी घात, ऐसे घात में हमने लिख लिया तो कामन गुणनखंड कौन है 2, उसकी बड़ी घात लिख लो 2 की घात 4। 3 भी कामन गुणनखंड है, उसकी बड़ी घात लिख लो 3 की घात 3 और 7 लिख दो। 2 की घात 4 16 होता है, 3 की घात 3 27 होता है और ये 7 है, इनका सबका गुणा कर लेंगे। 16 सत्ते 112 होता है और 27, इनका गुणा कर दीजिए 112 और 27 का, ये आपका आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 3024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3024। और फिर वो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणे 54 ये करके देख लीजिएगा, और एलसीएम एचसीएफ का गुणा करके देख लीजिएगा, बराबर आ जाएगा, ये भी बराबर आएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि अभी तो पढ़ ही रहे थे, दूसरा सवाल में उसी से सवाल लगाए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। एक आपको बता देता हूँ, 3 संख्याएं दी गई हैं 12, 15 और 21, इनके निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करिए, 4 तिया 12 होता, 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 15 के करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, और 21 के करेंगे तो 3 गुणा 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, जो तीनों में है, तो वही तो एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन गुणनखंड है सबका छोटी घात वाला, और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन गुणनखंड है वो लिख लिया। फिर ये 2 बचे हैं, ये 5 बचे हैं, तो 2 बार 2 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है। 2 दूना 4, पंचे 20, सत्ते 140, 140 मतलब 14 में 10 का गुणा करो, तो 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, 14 तिया 42 और एक 0 थी तो 420, ये आंसर। ऐसे गुणा करना सीखो। दूसरा सवाल 17, 23, 29 दे दिया है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, कोई गुणनखंड नहीं होगा एक और संख्या के अलावा। ये तो आपको पता है ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या मिल रहा है इनका, केवल एक कॉमन गुणनखंड है, और एलसीएम क्या हो जाएगा, इन्हीं का गुणा कर दीजिए। 17, 23 और 29 का आपस में गुणा कर दीजिए, ये कितना गुणा आ जाएगा, 11,339। इनका गुणा पहले 17 का 23 में कर लीजिए, फिर जितना आया उसमें 29 का कर लीजिए। तीसरा पार्ट 8, 9 और 25 है, ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 8 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 9 3 तिया 9 होता है, और 25 5 गुणे 25 होता है। तो इनमें भी कोई भी कॉमन गुणनखंड आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो गया, एक एलसीएम क्या हो गया, इन्हीं का गुणा कर लीजिए। 8 9 और 25, 25 अट्ठे 200 होता है, और गुणे 9 9 दूनी 1800, आंसर हो गया आपका, ये एलसीएम हो गया आपका। ये सवाल नंबर 4 जो है, एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9 दिया, मतलब इसका ये है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी तो आपने पढ़ाई है कि दो संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर हर बार लगभग बोर्ड में पूछ देता है, इसी प्रकार का पूछ देता है, तो ये तैयार करके जाइएगा। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणा आप करिए, मान लो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ करिए तो आपस में बराबर होता है। ये तो अभी हमने आपको सिद्ध करके भी दिखाया था। यहाँ हमसे एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो दो संख्याएं हैं उनके बटे में एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। दो संख्याएं आपकी कौन सी हैं, 306 और 657। एचसीएफ कौन है आपका, 9 है।
तो 9 से ये दोनों ही संख्याएं कटेंगी, तो 9 से कोई काट दीजिए, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, ये हो जाएगा 306 गुणे 73। अब इनका गुणा कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 22,338। 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ये 20 नंबर के जब से प्रश्न आने लगे हैं तब से और सरल हो गया है, और ये 20 नंबर के क्वेश्चन का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n प्राकृतिक संख्या हमने आपको इंट्रो में ही बताया कि क्या होती है प्राकृत संख्याएं, जो गिनती वाली है, 1 से लेके और अनंत तक सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो अगर हम 1 से लेके अनंत तक कोई संख्या ले लें और 6 की पावर उसको लिखें तो क्या उसका इकाई अंक 0 आएगा, उतनी पावर करें, ये पूछ रहा है प्रश्न में। 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये आपसे पूछा गया। तो आपको पता है कि कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब 0 तभी उसके लास्ट में आएगा जब उसके गुणनखंड 2 और 5 हो, यानी कि वो संख्या 2 से भी कटती हो और 5 से भी कटती हो, तब वो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी यदि वह 5 से कटे, यदि वह 5 से विभाजित हो। अभी हमने बताया आपको कि कोई संख्या में 0 कब आता है, जैसे 10 है तो 2 गुणे 5 होगा, 20 है तो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, यानी कि 2 5 जरूर आएंगे तब वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो 6 में 2 गुणे 3 तो होगा लेकिन 5 नहीं आ रहा है। यदि 5 से विभाजित हो, अब 6 की पावर n करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 6 हो गया, और पावर n लगा हो तो पावर n, यानी कि 2 से तो कट रही है ये संख्या, 2 तो आ गया इसका गुणनखंड, लेकिन 5 गुणनखंड नहीं है, ये 5 से विभाजित हो। अब यह 5 से विभाजित नहीं होगी तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह 5 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आया तो 5 से कैसे विभाजित होगी, n का मान चाहे को भी हो, तो 5 से विभाजित नहीं है, तो 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, बस इतना लिख देना है आपको परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाए। 6 की पावर n कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, जब उसके गुणनखंड, ऐसे लिख दीजिएगा, उसके गुणनखंड 2 और 5 हो। चूंकि 6 की पावर n के गुणनखंड 2 और 3 है, यहाँ 5 नहीं है, इसलिए ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, बस इतना लिख दीजिए। छठा सवाल देख लीजिए, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों। अब हमने आपको भाज्य जब पढ़ाया तब बताया कि अगर संख्या और एक को छोड़कर किसी संख्या का एक और गुणनखंड है तो समझ लो वो भाज्य है। अब एक और संख्या के अतिरिक्त यहाँ जो भी संख्या होगी तो एक तो लिखा नहीं है और वो संख्या भी नहीं लिखी है, तो इसमें कम से कम केवल दिखा दें कि इसके 2 गुणनखंड हैं। तो इसमें देखिए 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे है तो कॉमन हो गया, तो 13 कॉमन ले लिया तो 7 गुणे 11 ही तो बचा यहाँ पे, और आगे 13 का 13 हम भाग दे देंगे यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, तो 13 सत्ते 11 सत्ते 77 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा,
और 13 गुणे 77 और 1 जोड़ देंगे तो 78। तो यहाँ पे उस संख्या के एक के अतिरिक्त, उस संख्या के अलावा और एक के अलावा 13 और 78 को भी तोड़ा जा सकता है। चूंकि यहाँ लिखोगे क्या, चूंकि गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए ये भाज्य है। अगला सवाल क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट इसका कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस आगे 5 लिखा है। तो इसमें भी 5 एलसीएम दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन ले लिया, 4 तिया 12 कर दें, 2 एकम 2 कर दें और आगे जहाँ प्लस 5 लिखा वहाँ 1 बचेगा। तो 5 7 छंग 42 और गुणा 12 दूनी 24 बचेगा, प्लस 1 बचेगा। 5 24 दूनी 48 हो जाएगा और 24 चक्कू 96 400 हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि 5 गुणे 1009। ये 2 गुणनखंड इसके भी हैं उन संख्याओं को छोड़कर, 5 और 1009। तो चूंकि गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, यहाँ भी लिख देंगे, इसलिए ये संख्या भाज्य है। भाज्य का कारण पूछा गया था, भाज्य क्यों है, भाज्य इसलिए है क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या और एक को छोड़ के उससे अधिक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये पूछा गया। यहाँ पर 2 लोग चक्कर लगा रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ में ऐसे पथ पे चक्कर लगा रहे हैं। एक को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट, एक को 12 मिनट लगते हैं। तो वे कब मिलेंगे, तो जो उनके पहाड़े वाली संख्या होगी वही तो मिलेगी, मतलब एलसीएम निकालना है। तो 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो कितने मिनट बाद मिल जाएंगे, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के पहाड़े में ये 36 संख्या मिल रही है, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे। समझ में आ गया। ये एलसीएम निकालने का ये भी एक तरीका है, उसके अपवर्त्य लिख के जो संख्याएं दी गई हैं उनके गुणज लिख के, अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, गुणज। तो जो भी पहले ही वाला मिलेगा वही होगा उनका एलसीएम, यानी कि दोनों 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है।